गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आपको लास्ट लेक्चर समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस किया था और उसके पहले हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस किया था। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही ये समझाया था कि इस लेक्चर के लिए मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आज हम लेने वाले हैं उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों? देखो सपोज़ कि ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है, ये हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखी हुई है। इट मीन्स कि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब जैसे जैसे वी आर गोइंग डाउन द रिएक्टिविटी इज़ डिक्रीजिंग। रिएक्टिविटी क्या है क्या नहीं है ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। अभी देखो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। जैसे सपोज़ कि दो पर्सन है, एक हमारा मिस्टर मोटू है, एक हमारा बेचारा पतलू है। ठीक है, अगर सपोज़ अगर मिस्टर मोटू को जाना है और पतलू बीच में आ गया, वो सब ऐसे ऐसे चिंदी के जैसे उड़ा के साइड में हो सकता है क्योंकि ही हैज़ स्ट्रेंथ। लेकिन वहीं पे अगर हमारे छोटू को कहीं जाना है और ये बीच में आ गया तो तुमको लगता है कि ये इसे धक्का दे सकता है? नहीं दे सकता, कितना भी हो जाए बेचारा खुद गिर जाएगा, बट इसे धक्का दे के हटा नहीं सकता। सो यही बात हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ बताती है। मतलब क्या कि पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हमारा मिस्टर मोटू कौन है? पोटेशियम है, और छोटू कौन है? सोडियम। इसका मतलब कि ये चाह के भी इसे धक्का नहीं दे सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन पोटेशियम जो है वो सोडियम को धक्का दे सकता है, मीन्स डिस्प्लेस कर सकता है। अब मैम यहाँ पे धक्का डिस्प्लेस क्या बोल रही हो वो आपको अभी समझेगा। देखो सपोज हम लेते हैं ए बी एक कंपाउंड है, ठीक है। अभी ये फिर दूसरा एक मेटल है सपोज सी, ठीक है। ये हमारा मिस्टर मोटू है और ये हमारा मिस्टर छोटू है, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा ताकतवर है, इसे इस प्लेस में आना है, इसे ये प्लेस पसंद है। इसे अगर यहाँ आना है तो एक ही तरीका है कि आप ए को हटा दो। ए को हटा दोगे तो जगह जो है वैकेंट हो जाएगी, और वैकेंट हो जाएगी तो ये यहाँ पे आके बैठ जाएगा। सिंपल फंडा यही है। सो सिमिलर तो ये क्या करेगा, ये तभी हटा सकता है जब ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो। अगर सपोज इसका अपोजिट होता सीन, ये हमारा मोटू होता, ये छोटू होता, डू यू थिंक कि ये इसे रिप्लेस कर सकता? ए जो है वो सी को रिप्लेस कर सकता है, ऐसा लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिमिलरली अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है, सपोज अगर ये पोटेशियम होता तो इट इज़ हाईली रिएक्टिव। अगर ये सोडियम होता, नो डाउट इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव, बट इट कंपैरेटिवली मीन्स अगर हम पोटेशियम के सामने उसे कंपेयर करें तो ये बेचारा छोटू है और ये बेचारा मोटू है। सिंपल। तो ये इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर ये सीन अपोजिट होता, ये सोडियम होता, ये पोटेशियम होता, तो ये छोटू बन जाता और ये हमारा मोटू बन जाता, तो ये इसे आराम से रिप्लेस कर देता। यू कैन सी इट ना। अगर आपके कज़न हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कोई दुबला पतला, आप आराम से उसे धक्का मार सकते हो, बट कोई अगर हेल्दी होगा तो हिम्मत करोगे क्या धक्का मारने की? वो एक चपाट मारेगा आपको, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ओवरऑल मैकेनिज्म एक ही होने वाला है, जो आप समझ लो। अभी एक कंपाउंड रहेगा, ठीक है। अभी सपोज कोई मेटल है, हम इसको सी लेते हैं मेटल को, ठीक है, या फिर हम कर देते हैं एम, ओके। ये क्या होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो है इसको लात मार के निकाल देगा कंपाउंड से बाहर। ये बेचारा अकेला हो गया, बी भी बेचारी अकेली, यहाँ पे अभी वैकेंट जगह, और इस जगह को ये फिल कर देगा। समझा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होने वाला है। इसकी जो पोजीशन है चेंज हो जाएगी। ये पहले सिंगल था, अभी मिंगल हो गया, ये बेचारा मिंगल था, ये सिंगल हो गया। दिस इज़ नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक कंपाउंड की जगह चेंज हो गई। ये जो बी था, यहाँ पे जगह देखो, ए वहीं पे है, बी वहीं पे। अगर मैं ऐसा समझूँ, जैसे अगर मैं ए ऐसे लिखूँ और बी जो है एम जो है ये ऐसे ही लिखूँ, तो बी यहाँ था, बी यहाँ है ए के पास में, अब ये चले जाएगा एम के पास में। क्लियर? इसका मतलब
बी की जो जगह है चेंज हो गई, बी की पोजीशन चेंज हो गई, डिस्प्लेस हो गई। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इट मीन्स उसके जगह पे वो आ जाएगा, और ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो उस मोर रिएक्टिव मेटल के साथ में कंबाइन हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरह से हमारा रिएक्शन होगा। तो हम जितनी भी रिएक्शन देखने वाले सब में यही होने वाला है कि जो बी है, मतलब जो हमारा नेगेटिव पार्ट है, वो मतलब कोई भी पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ए के पास थी, बी के पास, एम के पास आ गई। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो देखो आपके सिलेबस में ना बहुत सारी रिएक्शंस दी गई है, और मैंने जिस तरह से मैं स्टडी करती थी मैंने वैसा ही ट्राई किया कि मैं आपको भी वैसे ही समझा के दूँ। देखो आपके सिलेबस में ना मेन कॉपर, सपोज हम कॉपर से रिलेटेड 3 कंपाउंड्स दिए गए हैं। पहला है कॉपर सल्फेट, सल्फेट वाले एक रिएक्शन है। उसके बाद में है हमारी क्लोरीन वाली रिएक्शन, मीन्स कॉपर क्लोराइड, और है कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब कौन से कंपाउंड्स की रिएक्शन है? कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अभी अगर मैं इनकी बात करूं तो ये इसकी 3 रिएक्शन दी गई है। पहली कौन सी दी गई है? जिंक, उसके बाद में दी गई है आपकी मैग्नीशियम, और फिर दी गई है आयरन। ठीक है, अभी इसके बाद में आपको क्लोराइड के केस में दी गई है लीड के साथ में रिएक्शन, और ऑक्साइड के इसमें दी गई है मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से याद रखना कि कॉपर की हमको कितनी रिएक्शन पढ़नी है? 3। कौन सी? एक सल्फेट वाली रिएक्शन, एक क्लोराइड वाली रिएक्शन, और एक ऑक्साइड वाली रिएक्शन। तो जो सल्फेट वाली रिएक्शन है वो किस किस के साथ में है? जिंक के साथ, मैग्नीशियम के साथ और आयरन के साथ। क्लोराइड वाली जो रिएक्शन है वो किसके साथ में है? लीड के साथ में। ऑक्साइड वाली जो रिएक्शन है वो किसके साथ में है? मैग्नीशियम के साथ में। अब ऐसे मैम आप क्यों समझा रही हो? देखो सिंपली अभी क्या होने वाला है। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूँ, कॉपर सल्फेट, व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक इट अंडरगोज, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं बैलेंस नहीं करने वाली और ये नाम वगैरह भी नहीं लिखने वाली, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक, पहली रिएक्शन देखते हैं हम। व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक इट अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग। देखो क्या हुआ था, ए बी था प्लस सी था, क्या हो जाएगा? बी सी के पास चले जाएगा। ठीक है, तो ए ऐसे ही रहेगा और बी और सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग। तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, इट विल फॉर्म करस्पॉन्डिंग। ये रिप्लेस हो जाएगा, ये इसे रिप्लेस कर देगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट, और बचा क्या है? कॉपर। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है? मैग्नीशियम। तो बस इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दो। When copper sulfate reacts with magnesium, it undergoes displacement reaction and forms corresponding magnesium sulfate and copper is deposited. Finish. Now, iron के साथ लेते हैं। When copper sulfate solution reacts with iron, it undergoes displacement reaction to form corresponding iron sulfate, ठीक है, and copper is deposited. खत्म. This is how you have to मेमोराइज द रिएक्शन। कॉपर की कितनी रिएक्शंस है? 3, सल्फेट, क्लोराइड, ऑक्साइड। ठीक है, सल्फेट की कितनी रिएक्शंस दी गई है सिलेबस में? जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। कैसे लिखना है? सेम फंडा। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, इट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड। सेम फंडा विद द 3 ऑफ दिस। नाउ क्लोराइड की बात करते हैं। सेम यही मैकेनिज्म फॉलो करना है हमें। सबसे सिंपल रिएक्शन है, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ ध्यान में रखो। अरे हाँ, आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार और। सेम रिएक्शन हम देख लेते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ को कंपेयर करते हुए देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे पहला लेते हैं हम लोग, आयरन लेते हैं। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद आयरन, रिएक्टिविटी सीरीज़ पे फोकस करना मुक्ता। यहाँ देखो कॉपर कहाँ पर है हमारा? यहाँ है।
आयरन कहाँ पर है, यहाँ है, जो ऊपर रहेगा वो मिस्टर मोटू है। सो दिस इज मोटू एंड दिस इज छोटू। क्लियर। इसका मतलब ज़्यादा ताकतवर कौन है, आयरन, तो वो कॉपर को रिप्लेस कर सकता है क्या, यस। तो ये हमारा छोटू हो गया, ये हमारा मिस्टर मोटू हो गया, तो इट विल रिप्लेस इट। इसके पास में इतनी रिएक्टिविटी है, इतनी ताकत है कि ये कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म, ये इससे लात मार के हटा देगा और खुद वहाँ पे आके बैठ जाएगा। सो इट विल फॉर्म फेरस सल्फेट एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड। ठीक है, अगर सपोज अगर मैं ऐसा लिखती, फेरस सल्फेट रिएक्ट्स विथ कॉपर गिव्स व्हाट, इट विल गिव CuSO4 प्लस Fe। क्या ये रिएक्शन सही है, नो, इट इज़ टोटली रॉन्ग। वाई मैम, बिकॉज आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखो तो आयरन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये हमारा मिस्टर मोटू है, और कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के कंपैरिजन में नीचे है, इसका मतलब ये हमारा छोटू है। ये चाह कर भी इसे रिप्लेस नहीं कर सकता, इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अरे धक्का मारने के लिए ताकत तो चाहिए, उसके पास ताकत ही नहीं है उतनी। ठीक है, तो ये इसे रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस रिएक्शन इज टोटली रॉन्ग। समझ में आया रिएक्टिविटी सीरीज का इंपॉर्टेंस। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दी गई है, आपको पूछ सकते हैं वेदर दिस रिएक्शन इज ट्रू और फॉल्स, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं आपको, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँ, कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड। अगर इस सेम चीज़ को मैं उल्टा कर देती तो मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ कॉपर, सो फॉर्म्स कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम इज डिपॉजिटेड, इट इज़ टोटली रॉन्ग। वाई, बिकॉज मैग्नीशियम का है हमारा नीचे, मैग्नीशियम का है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। ठीक है, ये हमारा मिस्टर मोटू बन गया अभी, और ये क्या हो गया, छोटू। सो ऑब्वियसली कॉपर जो है इसे रिप्लेस नहीं कर सकता है, इसे डिस्प्लेस नहीं करेगा। सो कॉपर doesn't have that much capacity to displace the magnesium. Therefore this reaction is wrong and this is correct. So this is the importance of reactivity series. अगर आप गलत, आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ए का बी, ये बस जगह ही तो चेंज करनी है, नहीं, आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी ध्यान में रखनी है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में नहीं है तो आप बस जगह चेंज कर दोगे, बट अगर आप लेस रिएक्टिव को अगर आप हाई रिएक्टिव से डिस्प्लेस कर दोगे तो योर रिएक्शन इज टोटली इनकरेक्ट। इट मीन्स अगर आप मिस्टर मोटू को मिस्टर छोटू से रिप्लेस कर दोगे तो योर रिएक्शन इज टोटली इनकरेक्ट। आई होप सो कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। अभी क्लोरीन की बात करते हैं। कॉपर क्लोराइड रिएक्ट्स विथ लीड। अभी देखो कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लीड ऊपर है, कॉपर नीचे है। इट मीन्स कॉपर कैन बी रिप्लेस्ड बाय लीड. Lead has a capacity to replace copper, so reaction will take place. So this, इसको लात मार के भगा देगा, it will form lead chloride and copper is deposited. Is it clear? फिर इसके बाद में हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की बात करें, देखो कॉपर कहाँ है, यहाँ है। फिर इसके बाद में हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर है। मैग्नीशियम ऊपर है, इट मीन्स इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड दिस इज लेस रिएक्टिव, सो इट हैज़ अ कैपेसिटी टू रिप्लेस द कॉपर. Magnesium has a capacity to replace the copper, therefore it will replace it. ठीक है, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर इज डिपॉजिटेड. these are the reaction which are related to the copper in your syllabus. Is it clear? कौन सी थी, कॉपर की, कॉपर सल्फेट वाली, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर सल्फेट में 3 थी, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन. फिर कॉपर क्लोराइड में एक ही थी, दैट इज लीड. कॉपर ऑक्साइड में एक ही है, दैट इज मैग्नीशियम. क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं. आपके इसमें फिर HCl से रिलेटेड कुछ रिएक्शन दी गई है. जैसे HCl रिएक्ट्स विथ, ऐसी 3 रिएक्शंस दी गई है. आयरन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है. ठीक है, तो क्या होगा, सेम चीज़, क्लोरीन प्लस Fe. देन हमारा नेक्स्ट लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, देन हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सोडियम. ओके, सो रिएक्टिविटी सीरीज पे फोकस करो. हाइड्रोजन कहाँ है और आयरन कहाँ है. देखो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन. सो आयरन हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्लेस हाइड्रोजन. सो द रिएक्शन विल, ये हमारा मिस्टर छोटू है, ये हमारा
मिस्टर मोटू है, तो इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्लेस दिस, इसे धक्का मार के उसके घर से हटा देने की कैपेसिटी आयरन के पास में है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद उसकी जगह ले लेगा FeCl2, ठीक है। आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। बैलेंसिंग आप लोग करोगे प्लीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्वाइस आएगा, आप बाकी सारी रिएक्शन में बैलेंसिंग वगैरह करोगे, वो मैं नहीं कर रही हूँ ना। हाइड्रोजन क्लोराइड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में है, हाइड्रोजन नीचे है। इट मीन्स कि मैग्नीशियम इज आर मिस्टर मोटू एंड दिस इज मिस्टर छोटू, मीन्स इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिप्लेस द हाइड्रोजन। देयरफॉर बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन hydrogen, therefore this reaction will takes place, it will form MgCl2 and hydrogen gas is released। मैम H2 क्यों हो रहा है रिलीज, H होना चाहिए ना, पहले वाले रिएक्शन में कॉपर था, अभी H क्यों। एक थप्पड़ मारना अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा दिमाग में, तो पहले ही बताया कि हाइड्रोजन गैस है वो नेसेंट फॉर्म में नहीं रहती है, वो हमेशा H2, हमें जितनी भी गैसेज है वो O2 Cl2 ऐसे ही मिलेगी, ठीक है, सिंगल H नहीं मिलने वाला, इट इज़ कॉल्ड एज नेसेंट, NaScent, नेसेंट, ओके। नाउ यहाँ पे भी क्या होगा, इट इज़ मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देयरफॉर इट हैज़ अ कैपेसिटी टू रिप्लेस द हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म NaCl एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मैम यहाँ पे आपने NaCl लिखा, यहाँ पे MgCl2 लिखा, गधो Mg की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इंटरचेंज द वैलेंसी, इट विल फॉर्म MgCl2। इज इट क्लियर, वैलेंसी वगैरह हमने सब लिया है, क्लियर हो गई। तीनों रिएक्शन लिखना कैसे, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन इट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेज इवॉल्व। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलो अभी लेते हैं हम लोग, चलो कॉपर को हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करके देखते हैं। मैम ऐसा क्यों लिख रहे हो, उल्टा लिखो ना, ऐसा लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी दिस इज़ पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, दिस इज़ नेगेटिव पार्ट। ना सिल्वर कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, सिल्वर नीचे है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखो तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, Au। फिर इसके बाद में सिल्वर कहाँ है, नीचे है, कॉपर कहाँ है, ऊपर है। इट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दी सिल्वर, सो इट हैज़ अ कैपेसिटी टू displace the silver, so therefore reaction will take place, it will form silver nitrate, ठीक है, and silver is deposited। When silver nitrate is treated with the copper, or when silver nitrate reacts with the copper, it undergo displacement reaction to form corresponding copper nitrate and silver is deposited। Is it clear? अभी एक और रिएक्शन है आपके सिलेबस में, विच इज़ एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक वर्ड आया, इसका मतलब आयरन की जो वैलेंसी है वो 3 होगी, इसलिए O के ऊपर 3 आया। मतलब यहाँ पे आयरन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, इंटरचेंज किए तो इट विल बिकम Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, ओके। आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हो, फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हो। फेरस नहीं, फेरस मतलब 2, फेरिक मतलब 3, ठीक है। सो when ferric oxide reacts with aluminium it undergo displacement reaction। हाँ, ये देखने के पहले हमें चेक करना है आयरन कहाँ पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, Fe ऊपर है, एल्यूमिनियम कहाँ है, उसके ऊपर है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम है, जिंक है, फिर Fe है। इसका मतलब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू आयरन, इट इज़ लेस रिएक्टिव, सो देयरफॉर एल्यूमिनियम विल डिस्प्लेस आयरन। सो ये जो है इसे हटा देगा, ठीक है। और क्या बनाएगा, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद फेरिक ऑक्साइड इट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की 2, Al2O3 एंड आयरन इज डिपॉजिटेड। इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये रिएक्शन दी गई है। एक और रिएक्शन आपके सिलेबस में दी गई है इन विच सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर।
अभी सिंपल सी चीज़ है जो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट के टाइम पे ही बताया था कि सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो आग लग जाती है तुरंत। अब वो कैसे होता है वो रिएक्शन यहाँ पे आएगी, देखो। चल आई शुड रब दिस। देखो क्या होता है, सोडियम जो है जब आप उसको वाटर में डाल देते हो, ठीक है, हाइड्रो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। पहली चीज़ तो याद रखो कि रिएक्शन कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है वहाँ पे रिएक्शन में समझते हैं। सोडियम जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, सोडियम रिप्लेसेस हाइड्रोजन, इट डिस्प्लेसेस। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, ठीक है। इट मीन्स सोडियम इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द हाइड्रोजन, देयरफॉर इट विल डिस्प्लेस इट। तो वहाँ पे बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन सिंगल रहेगा। अब सिंगल हाइड्रोजन रहता नहीं है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। तो ऐसा क्या होगा, फिर से एक और मॉलिक्यूल रहेगा, सेम रिएक्शन होगी। ये दोनों तो रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड एक और मॉलिक्यूल बना लेंगे, अब बनेगा हाइड्रोजन। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे H2। इट मीन्स अगर मैं बैलेंस करूँ तो ट्वाइस Na प्लस HOH, इट विल गिव अस ट्वाइस NaOH एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। अब ये जो रिएक्शन है ना, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना ही है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, चूने की रिएक्शन हमने देखी थी, हीट रिलीज हो गई थी, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। अभी हमें बेसिक गैसेस के बारे में तो पता ही है, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, कार्बन डाइऑक्साइड इट extinguishes the fire and hydrogen is highly combustible। combustible मतलब क्या होता है, वो खुद जल जाता है।